नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त सफर पर निकलते हैं जो हमें वक्त की शुरुआत से भी पहले ले जाएगा और फिर घुमाकर हमारे अपने घर, हमारे सौर मंडल तक वापस लाएगा। हम ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अरबों आकाशगंगाओं के बीच अपनी जगह खोजने और फिर अपने ग्रहों के अनोखेपन को समझने तक हर एक चीज को बहुत ही सरल और दिलचस्प तरीके से जानेंगे। कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा सूरज, तारे, हमारा अपना ग्रह, ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। हमारा ब्रह्मांड, हमारा सौर मंडल और हमारी ये खूबसूरत पृथ्वी आखिर वजूद में आए कैसे? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इस सफर का रोड मैप कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे उस पहले क्षण में जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। फिर इस अनंत ब्रह्मांड में हम अपना पता ढूंढेंगे, यानी कि हमारा कॉस्मिक एड्रेस। वहां से जूम इन करके हम देखेंगे कि कैसे गैस और धूल के एक बादल से हमारे तारे यानी सूरज और उसके पूरे परिवार का जन्म हुआ। हम ये भी जानेंगे कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों के 2 अलग-अलग परिवार क्यों हैं। फिर हम एक-एक करके अपने सभी 8 पड़ोसियों से मिलेंगे और आखिर में हम सौर मंडल के कुछ और छोटे लेकिन बहुत ही दिलचस्प सदस्यों जैसे कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। वो पहला क्षण जब कुछ भी नहीं था और फिर एक छोटे से बिंदु से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे मानी हुई वैज्ञानिक कहानी है बिग बैंग थ्योरी। अब बैंग शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बम फटा हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये थ्योरी कहती है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड, हर तारा, हर ग्रह, हर चीज एक मटर के दाने से भी छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर अचानक ये बिंदु फैलना शुरू हुआ। ये किसी खाली जगह में हुआ धमाका नहीं था, बल्कि ये खुद स्पेस और टाइम का ही एक जबरदस्त विस्तार था। सोचिए, जैसे एक गुब्बारे पर डॉट्स बनाकर उसे फुलाया जाए, डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक वैसे ही आकाशगंगाएं आज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये विस्तार आज तक जारी है। अब जरा इस ब्रह्मांडीय टाइमलाइन को देखिए। ये हमें हमारे वजूद का सही अंदाजा देती है। करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, लेकिन उसके बाद एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार था। करीब 9 अरब साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, तब जाकर कहीं हमारे सौरमंडल ने आकार लेना शुरू किया और उसके भी करीब 10 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी बनी। ये विशाल समय का अंतर हमें बताता है कि हमारा घर, हमारा सौरमंडल इस बूढ़े ब्रह्मांड की तुलना में कितना नया और जवान है। इस कमाल के आइडिया को सबसे पहले बेल्जियम के एक भौतिक विज्ञानी जॉर्जेस लेमेत्रे ने दुनिया के सामने रखा था। इसके पक्ष में सबसे बड़ा सबूत है ब्रह्मांड का लगातार फैलना, जिसे एडविन हबल ने अपनी दूरबीन से देखा था। लेकिन एक और सबूत है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये असल में बिग बैंग के बाद बची हुई हल्की गर्मी है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसे उस महाविस्फोट की गूंज भी कह सकते हैं। एक और थ्योरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसे फ्रेड हॉयल ने दिया था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, पर ये थ्योरी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जैसी चीजों को समझा नहीं पाई। इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिक आज बिग बैंग थ्योरी को ही मानते हैं। अच्छा, तो हमने ब्रह्मांड के जन्म की कहानी तो समझ ली। अब चलिए अपने कैमरे का लेंस थोड़ा और जूम करते हैं और अरबों आकाशगंगाओं के इस महासागर में अपने घर का पता लगाते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा, द मिल्की वे। हमारा ब्रह्मांड खरबों आकाशगंगाओं से भरा हुआ है, जो सितारों, गैस और धूल के विशाल द्वीप की तरह हैं। हमारा घर मिल्की वे नाम की एक स्पाइरल यानी कि सर्पिल आकाशगंगा है। हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अब सोचिए, इस विशाल मिल्की वे के अंदर हम कहाँ हैं? हम इसके केंद्र में नहीं हैं, बल्कि केंद्र से काफी दूर एक छोटी सी सर्पिल भुजा में रहते हैं, जिसे ओरियन स्पर कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े शहर के एक शांत से मोहल्ले में हमारा घर हो। तो अपनी आकाशगंगा में हमने अपना पता तो जान लिया। अब चलिए और भी करीब चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारा अपना मोहल्ला यानी कि हमारा सौरमंडल आखिर बना कैसे। इसके पीछे जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो नेब्यूलर हाइपोथीसिस कहलाता है। नेब्यूलर हाइपोथीसिस ये हमें बताती है कि लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा पूरा सौरमंडल गैस और धूल के एक घूमते हुए बहुत बड़े बादल में छिपा हुआ था। इस बादल को नेब्यूला कहते हैं। आप इसे एक तरह की कॉस्मिक नर्सरी समझ सकते हैं, जहां हमारे सूरज और सभी ग्रहों का जन्म होने वाला था।
ये पूरी प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के साथ शुरू हुई। गैस और धूल का ये बादल अपने ही वजन के नीचे सिकुड़ने लगा और जैसे जैसे ये सिकुड़ा ये और तेजी से घूमने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आइस स्केटर अपनी बाहें सिकोड़कर तेजी से घूमने लगता है। इसके केंद्र में दबाव और तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे। यही वो प्रक्रिया है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसी ने हमारे सूरज को एक तारे में बदल दिया और उसकी रोशनी जलाई। जो बाकी बचा हुआ पदार्थ था वो एक विशाल चपटी घूमती हुई डिस्क में फैल गया। इसी डिस्क में धूल और चट्टान के छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते गए, बड़े होते गए और लाखों सालों में जाकर ग्रहों, चंद्रमाओं और एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हुआ। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस बेहतरीन सिद्धांत की नींव दो महान विचारकों ने आज से 250 साल पहले ही रख दी थी। 1755 में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पहली बार यह विचार पेश किया और फिर 1796 में फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्लास ने इसे और ज्यादा गणितीय सटीकता के साथ दुनिया के सामने रखा। हमारे सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं। उन्हें हम आसानी से समझने के लिए 2 अलग-अलग परिवारों में बांट सकते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल यानी चट्टानी ग्रहों का परिवार और दूसरा है जोवियन यानी गैस और बर्फीले दानवों का परिवार। ये वर्गीकरण हमें उनकी बनावट और उनके स्वभाव के बीच के जमीन आसमान के फर्क को समझने में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये अंतर क्यों है? इसका जवाब छिपा है शुरुआती सौरमंडल के तापमान में। देखिए, सूरज के करीब जहां अंदरूनी यानी टेरेस्ट्रियल ग्रह बने, वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी। इस गर्मी ने हल्की गैसों को उड़ा दिया। यहां सिर्फ भारी चीजें जैसे चट्टान और धातु ही टिक पाए। इसीलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल छोटे हैं, चट्टानी हैं और काफी घने हैं। वहीं सूरज से बहुत दूर जहां बाहरी यानी जोवियन ग्रह बने, वहां इतनी ठंड थी कि हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और बर्फ भी आसानी से जम सकती थी। इसीलिए बृहस्पति और शनि विशाल गैस के गोले बन गए और यूरेनस और नेपच्यून बर्फीले दानव। यही वजह है कि वे इतने विशाल हैं, लेकिन उनका घनत्व बहुत कम है। और इन दोनों परिवारों के बीच में एक प्राकृतिक सीमा है, एक तरह की दीवार। ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये मंगल और बृहस्पति के बीच का एक विशाल इलाका है, जहां सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए लाखों चट्टानी टुकड़े सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बृहस्पति की विशाल ग्रेविटी ने इन टुकड़ों को कभी आपस में जुड़कर एक ग्रह बनने ही नहीं दिया। तो चलिए, अब जब हम इन दोनों परिवारों के बारे में जान चुके हैं, तो हमारे सौर मंडल के हर एक सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हैं और उनकी कुछ अनोखी और दिलचस्प कहानियों को जानते हैं। सबसे पहले सूरज के सबसे करीब है बुध यानी मर्क्यूरी। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे तेज भी। सिर्फ 88 दिनों में ये सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद है शुक्र यानी वीनस। इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी जैसा है, लेकिन ये एक बुरा जुड़वा है। कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों ने इसे एक प्रेशर कुकर बना दिया है, जिस वजह से ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म। फिर आता है हमारा घर पृथ्वी, द ब्लू प्लैनेट, जो अपनी सतह पर मौजूद तरल पानी और जीवन की मौजूदगी के कारण पूरे ब्रह्मांड में अब तक का सबसे अनोखा ग्रह है। और इस परिवार का आखिरी सदस्य है मंगल, द रेड प्लैनेट। इसकी जमीन पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण ये लाल दिखता है। ये सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स का घर भी है। अब चलते हैं बाहरी ग्रहों की दुनिया में। यहां सबसे पहले हम मिलते हैं सौरमंडल के राजा से, बृहस्पति यानी जुपिटर। ये इतना विशाल है कि बाकी सभी 7 ग्रह इसमें समा सकते हैं और अपने विशाल आकार के बावजूद ये सबसे तेजी से घूमता है। इसका एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। इसके बाद है शनि यानी सैटर्न, सौरमंडल का गहना। ये अपने शानदार बर्फीले छल्लों के लिए जाना जाता है। इसका घनत्व इतना कम है कि अगर आप इसे पानी के एक बहुत बड़े टब में रख पाएं तो ये तैरेगा। फिर आता है यूरेनस, एक बहुत ही अजीब ग्रह जो सीधा घूमने की बजाय अपने तरफ लेटे लेटे लुढ़कता हुआ घूमता है। इसका नीला हरा रंग इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के कारण है। और सबसे आखिर में सबसे दूर है नेपच्यून, एक अंधेरी, बेहद ठंडी और तूफानी दुनिया। यहाँ आवाज की रफ्तार से भी तेज हवाएं चलती हैं और इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 165 साल लग जाते हैं। ग्रहों के घूमने की रफ्तार में भी जमीन आसमान का फर्क है। जरा देखिए, एक तरफ है बृहस्पति जो अपना एक दिन यानी एक रोटेशन सिर्फ 10 घंटे में पूरा कर लेता है, एक रेस लगा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ है शुक्र, जो इतना धीरे घूमता है कि उसका एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। शुक्र का एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर है। ये हमारे सौर मंडल की अद्भुत विविधता को दिखाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हमारे सौरमंडल के ज्यादातर ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। लेकिन 2 ग्रह हैं जो सबसे अलग चलते हैं, शुक्र और यूरेनस। ये दोनों उल्टी दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद सौरमंडल के शुरुआती दिनों में किसी बहुत बड़ी चीज से हुई टक्कर ने शुक्र को लगभग उल्टा पलट दिया और यूरेनस को उसकी तरफ झुका दिया, जिससे उनका घूमना इतना अजीबोगरीब हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ग्रह हमारे सौरमंडल का सिर्फ एक हिस्सा हैं। इनके अलावा भी कई और दिलचस्प खगोलीय पिंड हैं जो हमारे साथ इस ब्रह्मांडीय पड़ोस में रहते हैं। चलिए उनसे भी मिलते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। ये सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए चट्टानी टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते हैं। फिर आते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स। इन्हें अक्सर गंदे बर्फीले गोले कहा जाता है। ये बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं। जब ये सूरज के करीब आते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस बन जाती है और एक शानदार पूंछ बनाती है। और अंत में है बौने ग्रह, जैसे कि हमारा प्यारा प्लूटो। ये इतने बड़े तो हैं कि गोल हो गए हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि अपनी कक्षा को दूसरे छोटे मोटे पिंडों से साफ कर सके, जो कि एक ग्रह कहलाने की एक जरूरी शर्त है। अपनी इस लंबी ब्रह्मांडीय यात्रा के बाद महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का यह कथन हमें हमारी सही जगह दिखाता है। हम एक साधारण से तारे के एक छोटे से ग्रह पर रहने वाली एक प्रजाति हैं, लेकिन जो बात हमें वाकई असाधारण बनाती है वो है हमारी इस विशाल जटिल ब्रह्मांड को समझने की क्षमता और हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। तो 13.8 अरब सालों के इस ब्रह्मांडीय विकास के बाद भी ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। ब्रह्मांड के वे कौन से अनगिनत रहस्य हैं जो अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? क्या कहीं और भी जीवन है? यही सवाल हमें आगे की खोज के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के पूरे डिजिटल नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।